क्या कारण रहा कि 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई और अपने आप को रिकवर नहीं कर हमारी पाई? पार्टी ने बहुत काम किए, एक नहीं बहुत हज़ार काम किए नहीं, सिर्फ होंगे। 2-4 आज गिना दीजिए। हमारे दर्शक जो है कि जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 2-4 काम ऐसा बता दीजिए जो ऐतिहासिक काम हो, जिसके आधार पे जो है कि एक बार पुनः 2024 में चुनाव में जो है कि वोट करें। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर और आज तक हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ती है और राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ती है। किस तरह से कन्विंस करेंगी 2024 के चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा कौन कौन सा होगा, जिसके आधार पर जो है कि आप लोगों के बीच में जाएंगे? मैं खुद बीजेपी वालों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 2014 के बाद हिंदू खतरे में क्यों है? 2014 के पहले हिंदू खतरे में, जिस हमारे देश में प्रेसिडेंट है अपना हिंदू है, हिंदुत्व है, हिंदू फॉलो करते हैं, आरएसएस के हैं, जो हमारे योगी वो आरएसएस के हैं, तो उनके आने के बाद खतरे में कैसे हो सकता है? आपके विधायक इतने हैं, आपके एमएलए इतने, उनके आने के बाद खतरे में TunePocket.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज एक नाम बड़े तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्वांचल के दिग्गज समाजवादी नेता तूफानी सरोज की सुपुत्री प्रिया सरोज का जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं और सिराजे हिंद की धरती मछली शहर लोकसभा चुनाव आगामी 2024 में जो होने वाला है, वो समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार के रूप में लोग देख रहे हैं। तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या कुछ सच्चाई है? क्या कुछ समझती हैं आज के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में? सीधा सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले तो प्रिया जी, जिम्मेदार कौन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में साबित करती है। कमोबेश सच्चाई भी इसके इर्द गिर्द ही है, क्योंकि तकरीबन 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का आज शासन है या शासन में हिस्सेदारी है। वही केंद्रीय स्तर पे जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, महज 6 राज्यों में सत्ता में हिस्सेदारी रख रही है। इन सब के बीच में आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, वहाँ समाजवादी पार्टी और खुद के लिए कितना चुनौती आप मानती हैं? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का आप सामना करेंगे? सबसे पहले नमस्कार दर्शकों को। देखिए, चुनौती तो मेरे लिए एक ही चुनौती है। आज हमारे देश में झूठ इतना फैल गया कि हमें लोगों के बीच में जाके सच चलाना है, उनको सच बताना है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि करप्शन जो देश में हो रहा कौन रोकेगा। मुद्दा ये है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो नीचे इतनी गिर गई है उसके ऊपर कौन बात करेगा। मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है, जो अब लोगों की जो नौकरी गई है, नौकरी गई तो वापस ला के कौन देगा। मुद्दा ये है कि हॉस्पिटल्स बन रहे कि नहीं बन रहे। मुद्दा ये है कि रोड बन रही है तो कितनी बन रही है। मुद्दा ये कि जो आपने लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे पर ईयर, वो कौन लाएगा। ये मुद्दे हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए लोगों के बीच में। ये मुद्दा मेरे लिए चुनौती है, लोगों के बीच में जाके ये मुद्दे रखने हैं और जो झूठ बोला जा रहा है उसको सामने लाना है कि ये जो पार्टी है सिर्फ झूठ बोल के वोट ले रही है। जो मीडिया सेल, इनकी जो आईटी सेल इतनी स्ट्रांग है कि हम सच बोल के राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। देख सकते हैं, बड़ा गंभीर आरोप जो है कि प्रिया सरोज लगा रही हैं कि चुनौती है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन चुनौती इस बात की है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ और जो आईटी सेक्टर, जैसा कि इनके अनुसार जो फैला रहे झूठ को जो है कि बेनकाब करने की, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वादाओं को सामने लाने की और बेनकाब करने की। अगला प्रश्न मेरा यह होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी ने कौन से ऐसे काम कर दिए हैं जिसको आज जनता याद करे और उस आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करें? 2-4 काम जो है कि हमारे दर्शकों को जो देख रहे होंगे उनके मन में स्वाभाविक इच्छा होगी कि कौन सा ऐसा काम कर दिया कि हम वोट करें समाजवादी पार्टी को। वैसा 2-4 काम अगर जानती हो तो स्वाभाविक तौर पे आज गिनाइए। जी, हमारी पार्टी ने बहुत काम किए, एक नहीं बहुत हज़ार काम किए नहीं, सिर्फ होंगे। 2-4 आज गिना दीजिए। हमारे दर्शक जो है कि जानने के लिए उत्सुक होंगे कि 2-4 काम ऐसा बता दीजिए जो ऐतिहासिक काम हो, जिसके आधार पर जो है कि एक बार पुनः 2024 में चुनाव में जो है कि वोट करें। सबसे पहले महिलाओं से शुरू करूँगी मैं। वो वुमेंस हेल्पलाइन शुरू किया है 1090, और वुमेंस के लिए गांव-गांव में जाके जो हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस आती है वो फ्री दी गई है। एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, वो 302 किलोमीटर आई, सबसे कम समय में बना है अपने देश में। और मेट्रो जो बनी लखनऊ में, वो सबसे पहली मेट्रो अपने यूपी में बनी गई है। पेंशन हो गया आपका, जो समाजवादी पेंशन शुरू किया गया था। लोहिया आवास हो गया है जो हमारी पार्टी ने शुरू किया था। बस हो गया, मैं मान गया। अच्छा, ये बताइए, इन तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया और लाभार्थी भी गांव में दिख सकते हैं स्वाभाविक तौर पे। इन सब के बावजूद भी क्या कारण रहा कि 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई और अपने आप को रिकवर नहीं कर पाई? देखिए, मुझे लगता है जो झूठ है ना,
बहुत टाइम तक चल नहीं सकता है। एक टाइम बाद जो झूठ कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ ही जाएगा। उसके लिए मैं बहुत प्रयास करूँगी लोगों के बीच में झूठ जो सामने आए, और हमारी पार्टी का जो वोट बैंक बढ़ा है, हमारी पार्टी स्ट्रांग हुई है। वोट ग्राफ जो हमारी हिस्टोरिकल जो हमारी पार्टी का जो हिस्ट्री बैकग्राउंड है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो हमारा बढ़ा है वो इस चुनाव में बढ़ा है। तो मुझे लगता है जो बीएसपी वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उन वोटर्स है वो समझ नहीं पाए, मुझे लगता है। यानी आप ये कहने का आपका मतलब है कि हम 2022 में चुनाव हारे नहीं है, बल्कि बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? यस, बिल्कुल। जो मायावती जी हैं, मुझे लगता है उन्होंने इनडायरेक्टली अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक ट्रांसफ़र किया बीजेपी को, जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिला। और कहीं कहीं 70+ जो सीट्स है, बहुत ही कम मार्जिन, 3-4 हज़ार मार्जिन से हमारी पार्टी जो हारी है। तो मुझे लगता है मेन जो बीएसपी फैक्टर जो उन्होंने रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से हम लोग को नुकसान हुआ है। बट मुझे लगता है इस चुनाव में मैं खासकर जो बीएसपी वोटर्स को समझाऊंगी कि जो आपको जो अनाज मिला है, उन्होंने आपको सिर्फ लॉलीपॉप देके आपका वोट बैंक है, लेकिन जो आपके मुद्दे के बाद, जो आपके हक की बात, जो आपके लिए भेदभाव किया जाता है बैकवर्ड कास्ट के लिए, उस पे मुद्दे पे मोदी जी ने बिल्कुल काम नहीं किया है, ना ही अच्छा, लोगों ये को बताइए, बिल्कुल बिल्कुल मैं मान गया, आप समझाइएगा और अपेक्षा भी करूंगा कि आपकी बातों को दर्शक समझे भी। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से लेकर और आज तक हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ती है और राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ती है। किस तरह से कन्विंस करेंगी 2024 के चुनाव में आपका प्रमुख मुद्दा कौन कौन सा होगा, जिसके आधार पर जो है कि आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं खुद बीजेपी वालों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 2014 के बाद हिंदू खतरे में क्यों आए हैं? 2014 के पहले हिंदू खतरे में, जिस हमारे देश में प्रेसिडेंट है अपना हिंदू है, हिंदुत्व है, हिंदू फॉलो करते हैं, आरएसएस के हैं, जो हमारे योगी वो आरएसएस के हैं, तो उनके आने के बाद खतरे में कैसे हो सकता है? आपके विधायक इतने हैं, आपके एमएलए इतने, उनके आने के बाद खतरे में क्यों हो गया? क्वेश्चन तो मैं उनसे पूछूंगी, भाई आपके आने के बाद हमारे देश में हिंदुत्व खतरे में क्यों पड़ गया है? आप ऐसा क्या कर रहे हैं? जबकि आप तो सबसे ऊपर है, जो आरएसएस फॉलोअर्स है, जो आप मानते हिंदुत्व को, आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो आप क्या? यही तो सबसे प्रमुख मुद्दा है प्रिया जी, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से लोग कन्विंस हो जाते हैं उनसे हिंदुत्व के मुद्दे पर, और किस तरह से, कौन सी बड़ी चुनौती है आपके लिए आगामी 2024 में, कौन कौन से मुद्दे रखेंगे जिससे कि एक बार पुनः जो है कि समाजवादी पार्टी पर लोग विश्वास व्यक्त करें और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करें? कौन से मुद्दे होंगे? 2-4 मुद्दों का नाम जो है कि बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले तो मुद्दा है करप्शन। जो इन्होंने नोटबंदी लाए थे, नोटबंदी लाने पर इनका ये प्रॉमिस था कि हम काला धन लाएंगे। वो काला धन का अभी तक कोई डाटा नहीं आया है। जो जीएसटी एसटी जो उन्होंने अब लागू किया, उससे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर था। इनके जीएसटी एसटी लाने के बाद क्या होगा, जो पावर सिर्फ सेंटर के पास आ गई है। इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हो गया अपना बहुत लो हो गया एम्प्लॉयमेंट रेट। 12.5 करोड़ लोगों को जो जॉब चलेगी, उस पर बात कौन करेगा? मैं लोगों को समझाऊंगी जो एम्प्लॉयमेंट रेट अपना गया है, जो युवा है उनके रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, जो नोटबंदी 50 लाख की जो 50 लाख लोग की जो नौकरी गई है, उस मुद्दे में लोगों के बीच में बात करूंगी मैं। साथ साथ जो अपने इंडिया में भी जो क्राइम रेट है बहुत बढ़ गया, 24.8 समथिंग बढ़ गया, जो 2010 में 20 पॉइंट समथिंग था। तो उन रेट पे बात, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अभी लॉ एंड ऑर्डर देखा जाए तो अपने जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों के बीच में जाके समझाना पड़ेगा, जो मुद्दा ये नहीं कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, असली हिंदुत्व कौन है, हमारा देश। मुद्दा ये है कि हमारा देश जो आगे बढ़ेगा, वो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा देश बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे तो हमारा देश विकास करेगा। मुद्दा ये है, लोगों के बीच में लेके जाके मैं बात करूंगी। खासकर महिलाओं को मैं प्रेरित करूंगी कि आप भी राजनीतिक में आइए, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। युवाओं को बोलूंगी कि आप लोगों के बीच में जाके ये बात मत करिए कि हम कौन से कास्ट के, वो कौन से धर्म। मैं ये कहूँगा, आप ये मुद्दा कराइए कि जो मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि हम ये काम करें, वो मुद्दा पे बात करके प्रॉमिस करेंगे। जो आपने प्रॉमिस किया था वो कहाँ गया? वो सिर्फ पेपर ऑन पेपर है, पर धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के बीच में जो झूठ है, झूठ को हटा के जो हम सच्चाई लोगों के बीच में रखने का काम करूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं लच्छेदार भाषाओं में जो है कि जो प्रमुख मुद्दे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दे जो स्वाभाविक तौर पे आज का युवा है सुनना भी पसंद करता है और उस पर बात भी करना पसंद करता है। इन सारे बातचीत करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।